आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर है। मतलब इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 7 सवालों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों यह जो आपको टोटल 6 और लास्ट में एक 7, ये 7 सवाल जो दिख रहे हैं इनके जवाब हम एक एक करके जान लेंगे। तो अभी इस वीडियो को हम पहले सवाल के जवाब से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल, क्या फेस और अर्थ पर लोड को चलाया जा सकता है। दोस्तों यह सवाल आपसे इंटरव्यू के अंदर कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हम हमारे जो भी सिंगल फेज के उपकरण होते हैं उसको फेस और न्यूट्रल पे चलाते हैं, तो उसी उपकरण को क्या मैं फेस और अर्थ पे चला सकता हूं। तो दोस्तों ये जो सवाल है, इस सवाल का जो आंसर है वो आपको थोड़ा चतुराई से देना है, क्योंकि अगर आप इस सवाल का आंसर डायरेक्ट बोल देंगे कि हाँ हम उपकरण को चला सकते हैं, तो भी वो आपको गलत ठहरा देंगे। और अगर आप बोल देंगे कि नहीं हम नहीं चला सकते, तो भी वो आपको उस समय गलत ठहरा सकते हैं। तो दोस्तों इस समय आप उनको क्या सही तरीके से जवाब देंगे वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आप इंटरव्यू के अंदर बोलेंगे हाँ बिल्कुल फेस और अर्थ पर लोड को चलाया जा सकता है, लेकिन यह एक सही तरीका नहीं है। फिर वह आपसे रिपीट में वापस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह सही तरीका क्यों नहीं है। तो आप उस समय बोलेंगे हमारी जो अर्थिंग होती है वो अर्थिंग हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण को चलाने के लिए नहीं होती है, वह अर्थिंग तो हमारे सेफ्टी के लिए लगाई जाती है। हम हमारे उपकरण को चलाने के लिए हमेशा फेस और न्यूट्रल का ही उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ऐसा जवाब देने पर आपने दोनों बातें ही बोल दी। तो आपने यह भी बोल दिया कि हाँ हम फेस और अर्थिंग पे उपकरण को चला सकते हैं, और साथ साथ आपने यह भी बोल दिया कि हम चला सकते हैं लेकिन ये हमारा सही तरीका नहीं है, क्योंकि अर्थिंग तो हमारे सेफ्टी के लिए उपयोग में ली जाती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हमारा दूसरा सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबलाइट में स्टार्टर निकालने के बाद भी वह क्यों चलती रहती है। आपने कई बार प्रैक्टिकल भी देखा होगा कि जब हम ट्यूबलाइट को स्टार्ट करते हैं तो अगर हम स्टार्टिंग में स्टार्टर को निकाल लेंगे तब तो हमारी ट्यूबलाइट स्टार्ट ही नहीं होगी, लेकिन एक बार ट्यूबलाइट स्टार्ट हो गई उसके बाद में अगर मैं स्टार्टर को निकाल भी लेता हूं तो भी हमारी ट्यूबलाइट कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस समय हमको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों इस दूसरे सवाल का जवाब जानने से पहले हम 1 मिनट आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अनअकैडमी ने अभी गेट 2021 के स्टूडेंट के लिए एक न्यू बैच को लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम ऑल स्टार बैच रखा गया है। दोस्तों इस बैच के तहत जो भी हमारे एजुकेटर है, जो भी हमारे टीचर है, वो सारे के सारे बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल को हमारे क्लियर करेंगे, और साथ ही में उन सभी टॉपिक के कई सारे रिलेटेड क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस ऑल स्टार बैच का लर्नर बनता है उसको अनअकैडमी के द्वारा हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर और साथ साथ कई सारे शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों एक और मुख्य पॉइंट की बात करें तो इस ऑल स्टार बैच के अंदर एजुकेटर MCQ, MSQ और NAT इन सभी टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपकी गेट 2021 की तैयारी काफी बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों अगर आप भी अनअकैडमी के ऑल स्टार बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो अभी इसकी प्राइस कुछ इस प्रकार से है, और साथ ही अगर आपको इस प्राइस के अंदर और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे क्रैक गेट नाम से कूपन को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी इस बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस कोर्स की जो यह प्राइस है ये प्राइस भी कुछ दिनों के अंदर बढ़ने वाली है, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को अभी जरूर से चेक कीजिए। तो दोस्तों अभी हम वापस से हमारे मुख्य क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है ट्यूबलाइट में स्टार्टर निकाल लेने के बाद भी लाइट कैसे चलती है। तो दोस्तों इसका जवाब काफी ज्यादा आसान है, बस आपको थोड़ी सी ट्यूबलाइट की वर्किंग को समझना पड़ेगा। ट्यूबलाइट की वर्किंग कैसे होती है तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, जो कि ट्यूबलाइट का डायग्राम होता है। ये ट्यूबलाइट के डायग्राम के अंदर ये मैंने यहाँ पे बनाई है सबसे पहले रोड। इस रोड के अंदर आपने देखे इस साइड 2 पॉइंट निकले होंगे और दूसरी साइड भी हमारे 2 पॉइंट निकले होंगे, तो टोटली 4 पॉइंट हो गए। अब दूसरी कनेक्शन कैसे किए जाते हैं तो कनेक्शन करना काफी ज्यादा सिंपल होता है। एक इधर का पॉइंट में ले लूंगा, एक इधर का पॉइंट में ले लूंगा, इसके साइड में मैं इस साइड न्यूट्रल जोड़ दूंगा, तो ये हो गया मेरे न्यूट्रल। अब मेरे को इस रोड को फेस भी देना है, तो फेस कहां से दूंगा, मैं इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे फेस दे दूंगा। लेकिन दोस्तों इसको फेस में डायरेक्ट नहीं देता हूँ, इसके बीच में मैं एक चौक को लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक चौक भी लगा दिया। तो अब ऐसा करते हैं मेरी जो ट्यूबलाइट है इस ट्यूबलाइट को फेस और न्यूट्रल मिल गया। लेकिन दोस्तों अभी हमारा एक कनेक्शन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपने देखा ट्यूबलाइट के अंदर हम एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है हमारा स्टार्टर। अभी स्टार्टर का कनेक्शन कहाँ करते हैं तो आपको ऊपर के 2 पॉइंट फ्री दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट पे ले जाके आप ये जो स्टार्टर है इस स्टार्टर को इधर जोड़ सकते हैं। तो ये क्या करता हूँ, मैं जो दोनों पॉइंट है इन दोनों पॉइंट पे मैं मेरे जाके ले जाके स्टार्टर को जोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो ट्यूबलाइट की पूरी वायरिंग है वो वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब इसके बाद वायरिंग तो पूरी हो गई, अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग भी काफी ज्यादा सिंपल है। दोस्तों क्या होता है हमारे जो ट्यूबलाइट के अंदर जो आपको इधर 2 पॉइंट दिख रहे हैं ये दोनों अंदर से ऐसे शॉर्ट होता है, और इधर के भी जो दोनों पॉइंट है ये दोनों पॉइंट भी अंदर से ऐसे शॉर्ट होता है। तो जब हम इसमें स्टार्टिंग में फेज देते हैं और जब हम इसमें स्टार्टिंग में न्यूट्रल देते हैं तो हमारा जो सर्किट है वो सर्किट क्या होता है, स्टार्ट होता है। हमारा फेस इस चौक से होता हुआ जाता है। एक तरह से आप इस फेस को ऐसे मान लीजिए कि हमारा जो करंट है वो करंट इस चौक से जाता हुआ हमारा इधर ये हमारे इलेक्ट्रोड, तो जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों पॉइंट शॉर्ट है, तो हमारा फेस इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, और फिर
बार में हमारा स्टार्टर के पास में आ जाएगा। इसी तरह हमारा जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल भी हमारा इस जगह जाके रुक जाएगा। तो हमारा जो सर्किट है ये दोनों यहाँ पे आके रुक जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, हमारा जो स्टार्टर है ये स्टार्टर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, जब इसके बाद में हमारा फेस और न्यूट्रल पहुंच जाएगा ना तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। आपने स्टार्टर के अंदर भी देखा होगा, जब हम ट्यूबलाइट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें लाइट जलती बार बार, बंद चालू लाइट होती है 2-3 सेकंड तक। वो दोस्तों इसीलिए होती है क्योंकि हमारा जो स्टार्टर है इस स्टार्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है। अब जैसे हमारा इस स्टार्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है ना दोस्तों, तो आप सभी को पता है शॉर्ट सर्किट होने के केस में क्या होगा, हमारा काफी ज्यादा अमाउंट में वोल्टेज बढ़ेगा, काफी ज्यादा अमाउंट में करंट बढ़ेगा। तो ये दोनों ही चीजें हमारे काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ती है। ये दोनों जब इतनी ज्यादा बढ़ती है ना तो क्या होता है दोस्तों, जब हमारा वोल्टेज काफी ज्यादा बढ़ता है तो हमारा जो ये वाला पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो यहाँ पे हमारी जो पूरी रोड है, इस रोड के बीच में यहाँ पे हमारी गैस भरी होती है। कौन कौन सी गैस भरी होती है, तो एक होती है हमारी आर्गन गैस और एक होती है हमारी मर्क्यूरी गैस। तो ये जो दोनों गैस होती है ना, ये दोनों गैस हमारी एक तरह से एक्टिव हो जाती है जब इतना ज्यादा वोल्टेज एकदम से क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जब वोल्टेज और करंट बढ़ता है, तो जब हमारा इतना सारा वोल्टेज इतना सारा करंट हो जाता है तो ये जो गैस होती है, ये गैस एक तरह से एक्टिवेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज हो जाती है गैस। तो एक बार जैसे हमारी ये गैस ऑर्गेनाइज हो जाती है अंदर की, तो हमारा जो सर्किट है वो सर्किट किस तरीके से कंप्लीट हो जाता है, वो हो जाता है हमारा फेस इधर से जाता है और हमारा जो ऊपर स्टार्टर से तो फिर बाद में जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो इस गैस के थ्रू ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। और हमारा जो करंट है वो करंट फेस से जाता है, इस गैस से होता हुआ इधर से न्यूट्रल के पास चले जाता है। तो इस तरीके से हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। अब अगर मैं इस स्टार्टर को निकाल भी दूंगा तो भी मेरा सर्किट इस तरीके से पूरा हो रहा है। तो इस पूरी कहानी का मतलब सिर्फ इतना सा एक यही है कि हमारा जो स्टार्टर है उस स्टार्टर का काम सिर्फ इतना सा होता है कि हम स्टार्टिंग में एक बार शॉर्ट सर्किट करा दे इस ट्यूबलाइट के सर्किट में। उस शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होगा, हमारा जब वोल्टेज और करंट इतना ज्यादा होगा तो हमारी जो ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस भरी हुई होगी वो गैस एक बार हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और जैसे हमारी गैस एक बार एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद में अगर मैं इस स्टार्टर को निकाल भी लूंगा तो भी हमारा जो सर्किट है वो सर्किट इस गैस के थ्रू ही बनता जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी ट्यूबलाइट काम करती है और यही कारण है कि अगर मैं स्टार्टर को निकाल भी लेता हूं तो भी हमारी ट्यूबलाइट चलती रहती है। और दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक और डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपको अभी छोटे से वीडियो के अंदर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम और भी कई सारे क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप एंड स्क्रीन में उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने ट्यूबलाइट की वर्किंग काफी ज्यादा आसानी से समझा रखी है। इसके बाद दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट तीसरे सवाल के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब तो काफी ज्यादा आसान है। इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से आप दे सकते हो, अगर मैं कभी भी वोल्टेज को दो फेज के बीच में मेजर कर रहा हूँ, दो फेज के अंदर कैसे, जैसे कि मेरे पास में एक मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर की जो दो लीड है इसको मैं एक आर फेज पे और एक वाई फेज, इन दो अलग अलग फेज पे मेजर कर रहा हूँ, तो वो हमारा वोल्टेज कहलाएगा लाइन वोल्टेज। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक फेज पे ही वोल्टेज को मेजर कर रहा हूँ, एक फेज पे कैसे, जैसे कि मेरा मल्टीमीटर है, इसकी दो लीड है, एक को मैंने फेज पे लगा दिया और दूसरे को लगा दिया न्यूट्रल पे, या फिर दूसरे को लगा दिया मैंने अर्थ पे, मतलब कि सिर्फ मैं एक ही फेज के वोल्टेज को मेजर कर रहा हूं, तो उस समय जो वोल्टेज कहलाएगा वो कहलाएगा मेरा फेज वोल्टेज। तो इस सवाल का आंसर काफी ज्यादा सिंपल है। अगर मैं किसी दो फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर कर रहा हूं तो वो कहलाएगा मेरा लाइन वोल्टेज, और अगर मैं किसी सिर्फ एक फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर कर रहा हूं तो वह मेरा कहलाएगा फेज वोल्टेज। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फोर्थ सवाल है, जो कि काफी ज्यादा छोटा सा है पर ये काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। ये सवाल है हमारा कि आखिर स्टार डेल्टा स्टार्टर किस मोटर में लगाया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सिर्फ इतना सा दे सकते हो कि जो भी हमारी 10 HP या 10 HP से ऊपर की मोटर होती है उसके अंदर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर ही लगाते हैं। और अगर आप किलोवाट के अंदर बोल सकते हो तो 10 HP होता है हमारे 7.5 किलोवाट के बराबर। ये 10 HP और 7.5 किलोवाट एक ही चीज है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किलोवाट के अंदर बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हो 7.5 किलोवाट या इसके ऊपर की जो भी मोटर है वो सारी की सारी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर पे ही चलाते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी चाहिए कि आखिर स्टार डेल्टा स्टार्टर ही हम क्यों लगाते हैं, तो इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को भी हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट पांचवा सवाल आता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा सवाल है कि आखिर मोटर में सिंगल फेसिंग क्या होता है। कई बार आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि आखिर मोटर में सिंगल फेसिंग क्या होता है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या है, इसका जवाब काफी सिंपल है। जैसे कि दोस्तों एक मेरी मोटर है, ये मेरी मोटर 3 फेज सप्लाई से चल रही है, इसके अंदर मैंने एक आर फेज सप्लाई दी, एक वाई दी और एक बी दी। अब दोस्तों किसी भी कारणवश मेरा अगर एक फेज मिस हो गया, जैसे कि मेरा एक आर फेज आना मिस हो गया या फिर मेरा बी फेज कहीं से कट हो गया, कोई भी एक फेज अगर मेरा गलती से कट हो गया और मेरी मोटर जो है इस मोटर के अंदर सिर्फ 2 ही फेज जा रहे हैं, तो उस समय जो कंडीशन हो जाएगी ना वो कंडीशन कहलाती है मेरी सिंगल फेजिंग कंडीशन। ये सिंगल फेजिंग कंडीशन काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है मेरी मोटर के लिए, तो ये मेरी मोटर को खराब भी कर सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है सिंगल फेजिंग कंडीशन क्या होती है। ये वो कंडीशन होती है जब मेरी मोटर में कोई भी एक फेज मिस हो जाता है, मेरी 3 फेज की मोटर सिर्फ 2 ही फेज पे रन हो जाती है, तो वो जो कंडीशन कहलाती है वो मेरी सिंगल फेजिंग कंडीशन कहलाती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट सवाल आ जाता है हमारा सवाल नंबर 6, जो कि है फ्यूज हमें क्या प्रोटेक्शन देता है।
दोस्तों यह सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये सवाल इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, आखिर हमें फ्यूज ही इतना प्रोटेक्शन देता है तो हम एमसीबी को भी क्यों लगाते हैं। वैसे एमसीबी के हमारे और भी कई सारे फायदे हैं, तो उसके ऊपर हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी हम सिर्फ यही बात करते हैं आखिर फ्यूज हमें क्या क्या प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों फ्यूज हमें मोस्टली दो प्रोटेक्शन देता है, एक देता है हमको ओवरलोड की प्रोटेक्शन और एक देता है हमें शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन। और दोस्तों अगर हम एमसीबी की बात करें तो एमसीबी भी हमारी यही दोनों प्रोटेक्शन देती है, लेकिन फिर भी हम फ्यूज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दोस्तों फ्यूज का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो फ्यूज होता है ये हमारा जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है ना, ये बहुत ही अच्छी देता है। हमारी एमसीबी से भी अच्छी शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन हमको हमारा फ्यूज देता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इन दोनों में क्या अंतर है। तो हमारी एमसीबी जो होती है वो एमसीबी हमारे 10 मिली सेकेंड लेती है हमारे एक बार ट्रिप होने के लिए, पर हमारा जो फ्यूज है वो फ्यूज हमारा 1 मिली सेकेंड के अंदर ही बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आखिर हमें फ्यूज क्या क्या प्रोटेक्शन देता है। तो हमको ओवरलोड भी देता है और शॉर्ट सर्किट भी देता है, लेकिन हम फ्यूज का जो मोस्टली उपयोग करते हैं वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट के लिए करते हैं। ओवरलोड के लिए हमारा फ्यूज इतना ज्यादा सिक्योर नहीं होता है, इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसलिए जो सवाल नंबर 6 इसका जवाब आपको इसी तरीके से देना है। फ्यूज हमको दो प्रोटेक्शन देता है, एक ओवरलोड एक शॉर्ट सर्किट, लेकिन हम जो मोस्टली यूज करते हैं कंपनी के अंदर वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट के लिए ही करते हैं, क्योंकि ओवरलोड में हमारा फ्यूज ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7, इन्वर्टर के साथ फैन को चलाने पर उसमें से हमिंग साउंड क्यों आती है। मतलब कि आपने कई बार देखा होगा जब भी हमारा इन्वर्टर चल रहा होता है उस समय हम फैन को चलाते हैं तो उसमें से एक अलग ही टाइप की नॉइस आ रही होती है, वो अजीब सी आवाज आती है। तो आखिर क्यों आती है। तो दोस्तों इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल है, वो इस वजह से आती है क्योंकि हम सभी को पता है हमारा जो फैन है, घर में जो फैन लग रहा है वो फैन किस पे चलने के लिए बन रहे हैं। वो फैन हमारे चलते हैं एसी सप्लाई से, एसी करंट से चलते हैं। पर दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर होता है वो इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर के अंदर होता है दोस्तों हमारे इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। हमारी जो बैटरी है उस बैटरी के करंट को हमारे वो एसी करंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो दोस्तों जब हमारा इन्वर्टर इस बैटरी के करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है तो ये पूरी तरीके से प्योर नहीं कर पाता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ खामी रह जाती है। तो वो जो दोस्तों खामी रह जाती है उसी खामी के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर नहीं बन पाती किसी भी मोटर के अंदर। तो वो जो मोटर है वो मोटर हमारी हार्मिंग साउंड करती है। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उस टॉपिक के अंदर मैंने और भी कई सारी चीजें बताई है कि आखिर इन्वर्टर लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में सजेशन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम इस सवाल के प्रॉपर जवाब की बात करें तो आप इंटरव्यू के अंदर ऐसे बोल सकते हो कि हमारे जो ज्यादातर इन्वर्टर घरों में लगे रहते हैं वो हमारे स्क्वायर वेवफॉर्म इन्वर्टर होते हैं। और जो स्क्वायर वेवफॉर्म इन्वर्टर होते हैं इसके अंदर हमको जो करंट मिलता है आउटपुट में वो हमारा प्योर एसी करंट नहीं होता है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी हो रहती है। तो जब वो एसी करंट हमारा प्योर नहीं रहता है तो इसी के कारण हमारे जो मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो प्रॉपर नहीं बनती है और हमारी जो मोटर है वो मोटर में से हमिंग साउंड आती है। अगर हमको ये साउंड को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इन्वर्टर लेके आएंगे वो लेके आएंगे प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो दोस्तों बस इसी लाइन को आपको आपके 7वें सवाल के जवाब में देना है इंटरव्यू के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आपकी इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।